आज हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय की बात करेंगे जिसे रेनफेस थ्योरम कहते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बारे में, यानी पूरकता के बारे में बात करेंगे। रेनफेस ने स्थिति तथा संवेग के प्रत्याशा मानों के समय के सापेक्ष अवकलजों का क्रमशः संवेग तथा बल के प्रत्याशा मानों के साथ संबंध स्थापित किया, जो रेनफेस थ्योरम कहलाती है। एम डी बाई डी टी ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। अगर हम इस समीकरण को देखें संवेग की, तो पी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स बाई डी टी। तो जो x है, x की जगह प्रत्याशा मान रख दिया गया और पी एक्स की जगह प्रत्याशा मान रख दिया गया। इसी तरह से d बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अगर हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम की बात करें तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो एफ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली, पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली, और एफ इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली। अगर हम थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो एक कण की गति को प्रदर्शित करने वाली चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स बाई डी टी या एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, या जिसे न्यूटोनियन यांत्रिकी भी कहते हैं, कि समीकरणों में यदि चिरसम्मत चर फॉर एग्जांपल एक्स संवेग पी एक्स के स्थान पे उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दें, तो अब यही समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति को प्रदर्शित करेगी। ये है रेनफेस थ्योरम। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी चिरसम्मत निकाय की भौतिक चर राशियों को उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अभिष्ट कण के क्वांटम गतिक व्यवहार को समझा जा सकता है। अब रेनफेस थ्योरम की दो समीकरण है और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम पहली समीकरण की चर्चा करेंगे, उसको हम प्रश्न के रूप में लिखेंगे, सिद्ध करो कि क्वांटम कण का गतिक द्रव्यमान तथा उसकी स्थिति के प्रत्याशा मान के साथ परिवर्तन की दर का गुणनफल यानी एम डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स उसके रेखिक संवेग के प्रत्याशा मान के तुल्य होता है, अर्थात एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हम जानते हैं कि आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा टू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई, वेयर साई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अगर तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो प्रत्याशा मान स्थिति का इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी एक्स साई एक्स टी डी वी, जैसा हमने प्रत्याशा मानों के बारे में चर्चा पूर्व के लेक्चर्स में की थी। देयरफॉर अगर हम इस समीकरण 2 को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल साई स्टार एक्स साई डी वी, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रल डिफरेंशियल अंदर ले लिया डेल्टा बाई डेल्टा टी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, साई स्टार एक्स साई डी वी। तो जब हम इसको इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट 3 टर्म्स, क्योंकि अंदर 3 डिफरेंट वेरिएबल है, साई स्टार है, एक्स है, साई है। तो पहला हो जाएगा डेल्टा साई स्टार बाई डेल्टा टी एक्स साई डी वी प्लस इंटीग्रल साई स्टार एक्स डेल्टा साई बाई डेल्टा टी डी वी, और तीसरा हो जाएगा साई स्टार डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी साई डी वी। चूँकि एक्स टी स्वतंत्र चर है, इसलिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो समीकरण 3 की राइट हैंड साइड की जो थर्ड टर्म है वो 0 हो जाएगी। सो वी आर लेफ्ट विद इक्वेशन नंबर 4 ओनली। अब 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हम जानते हैं आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, वेयर साई इज इक्वल टू साई आर टी 3 डायमेंशनल है। Therefore, delta psi by delta t can be written as minus I by h cross, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई, समीकरण 5। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें तो इसमें डेल स्क्वायर रियल क्वांटिटी है, वी रियल क्वांटिटी है, एच रियल क्वांटिटी है, एम रियल क्वांटिटी है, तो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 6। तो अब समीकरण
4 के अंदर 5 और 6 से डेल्टा साई बाई डेल्टा टी और डेल्टा साई स्टार बाई डेल्टा साई का मान रखें और उसको सिंप्लीफाई करें जैसा कि इस पीडीएफ के अंदर किया हुआ है, तो हमारे पास समीकरण 7 बचेगी। डेल डी बाई डी टी ऑफ एक्स कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाई 2m और बड़े ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी वी माइनस इंटीग्रल डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई डी वी। अब हम एक वेक्टर आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे डेल की, दैट इज डेल ऑफ फाई ए। जब फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्वांटिटी है, दैट कैन बी रिटन एज डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए। अगर हम फाई के स्थान पर एक्स आई ले लें जैसा कि ऊपर समीकरण 7 में लिखा हुआ है और ए के स्थान पर डे साई स्टार ले लें, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी डेल डॉट एक्स आई डेल साई स्टार इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल साई स्टार प्लस एक्स आई डेल डॉट डेल साई स्टार। डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण नंबर 7 प्राप्त होगी। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें पता है कि किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं, इसलिए समीकरण 7 की लेफ्ट हैंड साइड में गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय लगाएं तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एक्स आई डेल साई स्टार डी वी कैन बी रिटन एज सरफेस इंटीग्रल एक्स आई डेल साई स्टार डॉट डी एस। यदि पृष्ठ समाकलन संपूर्ण आकाश के लिए किया जाए तो हमारा पृष्ठ अनंत की ओर अग्रसर होगा और जैसा कि साई की प्रॉपर्टी है अनंत पर साई का मान 0 हो जाएगा, सो साई टेंड्स टू 0। तो समीकरण 8 की लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, जिससे राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, तो समीकरण 7 की लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो अतः समीकरण 7 और 8 को अगर इस्तेमाल करें और ये कंडीशन इस्तेमाल करें तो हमारे पास समीकरण 9 प्राप्त होगी। अब वो की वो आइडेंटिटी फिर काम में लें, डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए में इस बार यदि फाई के स्थान पर साई स्टार ले लें और ए के स्थान पर डेल एक्स साई लें तो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 10। एक बार फिर इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो डेल डॉट साई स्टार डेल एक्स साई डी वी इज इक्वल टू डेल साई स्टार डेल एक्स साई डॉट डी एस एंड दैट टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर इंटीग्रल या पृष्ठ समाकलन संपूर्ण आकाश के लिए किया जाए तो हमारा पृष्ठ अनंत पर स्थित होगा और अनंत पर साई का मान 0 होता है, इसलिए सरफेस इंटीग्रल 0 हो जाएगा, जिससे डेल डॉट वाला वॉल्यूम इंटीग्रल 0 हो जाएगा, जिससे समीकरण 10 की लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो समीकरण 10 में मान रखें तो हमारे पास समीकरण नंबर 11 प्राप्त होगी। तो समीकरण 9 और 11 से देखें तो हमारे पास समीकरण 12 प्राप्त होगी। अब ये समीकरण 12 से मान अगर हम समीकरण 7 में वापस रखें तो हमारे पास समीकरण 13 आ जाएगी। डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाई 2m इंटीग्रल साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर एक्स साई डी वी। अब चूँकि एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर एक्स साई इज इक्वल टू एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर को डेल डॉट डेल एक्स साई लिखें और फिर डेल को ऑपरेट करें एक्स साई पे और फिर दोबारा डेल ऑपरेट करें तो हमारे पास अल्टीमेटली जो टर्म बचेगी वो एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर एक्स साई इज इक्वल टू माइनस 2 डेल एक्स डॉट डेल साई एंड दैट इज डेल एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा और सेकेंड बार डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसा कि ऊपर टर्म को काटा हुआ है। तो हमारे पास रह गया समीकरण 14 माइनस 2 डेल साई और डेल साई इज नथिंग बट डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स, सो वी हैव एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर एक्स साई इज नथिंग बट माइनस 2 डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 14। इस इक्वेशन 14 को अगर इक्वेशन 13 की लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल करें तो हमारे पास डेल डी बाई डी टी ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाई 2m इंटीग्रल साई स्टार माइनस 2 डेल साई बाई डेल्टा एक्स डी वी। आई एच क्रॉस को अंदर ले जाए तो बाहर रह गया 1/m साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स साई डी वी और बट आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इज नथिंग बट पी एक्स कैप,
So d by dt of x expectation is equal to 1 upon m psi star px cap psi dv. अब जो इंटीग्रल है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है px की, so this can be written as expectation value of px divided by m. So we have ultimately d by dt of expectation value of x is equal to expectation value of px by m. That is what is the proof of Reinfest theorem, equation number 1.